अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप पर ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि जो हमारे एलीट क्लास के हुक्मरान तबके के लोग हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मसाइल, यहाँ पर मौजूद बदअमनी, मुआशी सूरत हाल, बदहाली, बेरोज़गारी और महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती को हुक्मरान जमात समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों ने और फिर मीडिया ने हाईलाइट किया, उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। जो अफवाहों का बाज़ार गर्म रखा गया, जिस तरीके से इस तैनाती को मुतनाज़ और मशकूक बनाने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पर और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इसको ज़ेर बहस लाया गया, उससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। मगर एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस मुल्क के मामलात और इसके मुस्तकबिल को गैर संजीदा अनासर, वो लेफ़्ट से हो या राइट से हो, वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, और जो भी लगाम मीडिया है, इनकी रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसी दौरान जहाँ तहरीक इंसाफ ने बहुत से यू टर्न्स लिए और अजीब किस्म का माहौल क्रिएट किया, वहीं पर तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि या दावा किया कि जब उनकी हुकूमत थी इस्लामाबाद में, या वफाकी हुकूमत जब उनकी थी, तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान या सिक्योरिटी के मामलात बहुत ठीक थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत काम कर रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला को फ़ंड्स नहीं दे रही। पहली बात तो ये है कि 2013 के इलेक्शन के बाद के एक साल के अरसे में डेटा ये बताता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उसी लिहाज से या उसी तनासब से या उसी परसेंटेज से खैबर पख्तूनख्वा में 2013 और 14 के दौरान हमले हुए थे, जितनी तादाद में या जिस परसेंटेज से अवामी नेशनल पार्टी पर पार्टी की मखलूत हुकूमत में कराए गए थे। इसका मतलब ये है कि जो हमलावर क़ुव्वतें हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, तहरीक तालिबान की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, वो हर हालत में अपने मकासद को हासिल करते हैं और जो भी पार्टी हुकूमत में होती है उसको निशाना बनाती है, फोर्सेस और बाज़ अवामी हलकों की तरह। तो ये किसी पार्टी के साथ किसी के रोमांस या वाबस्तगी का नतीजा नहीं होता, बल्कि हमलावर क़ुव्वतों की जो मिलिटेंट्स हैं, शिदत पसंद हैं, उनके अज़ायम और उनके मुखालिफिन और उसके दुश्मन और हामी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब हमेशा से अफ़गानिस्तान के तालिबान के हामी रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी उसी पस मंज़र में उनको तालिबान खान का नाम दिया गया था। दूसरी बात यह है कि अभी जो हालिया दहशतगर्दी की जो लहर उठी है 3-4 महीने से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसको कंट्रोल करना, उस पर काबू पाना, ये सूबाई हुकूमत का मैंडेट है, ये इसकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए कि जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो 18वीं तरमीम के बाद वो किसी भी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी या डोमेन में आती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्वात में जो सूरत हाल बनी और स्वात में उस इलाके को मटा और गर्दनवाह को निशाना बनाया गया, जहाँ पर वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, वो मुंतखब होकर आए हैं। मगर 1 महीने तक वज़ीर आला साहब, उनकी वज़रा जिनका ताल्लुक़ स्वात से था, किसी का न रद्द-ए-अमल आया, न उन्होंने वहाँ पर जाना गवारा किया, न किसी ने स्टेटमेंट दी और न ही कोई हंगामी मीटिंग हुई कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। बाज़ अपोजिशन पार्टियों ने रैलीज़ निकाली, यहाँ पर जलसे किए, जुलूस किए, तो दूसरी तरफ फ़ौज ने सूरत हाल का इदराक करते हुए कोर कमांडर की हिदायत के मुताबिक वहाँ पर न सिर्फ ये कि सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस का आगाज़ किया, बल्कि जरगों का इनेकाद भी किया। उस वक्त तहरीक इंसाफ या सूबाई हुकूमत का कोई भी ज़िम्मेदार इस मंजरनामे पर मौजूद नहीं था।
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنی اس کا ایکسپارٹا کے معاملات یا فنڈز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اپنے ترجمان برسٹر سیف صاحب کہ وہ بیانات ریکارڈ پر ہے کہ وہ کس طرح خود کو ریاست کا نمائندہ کہہ کر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کہانی بیان کرتے رہے یا ان کا پس منظر بیان کرتے رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک اور پیشکش کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان میں اختلافات ہیں حافظ گل بہادر گروپ اور مفتی نور علی مسعود اور وغیرہ کے درمیان تو ہم ان اختلافات کو جرگہ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پیشکش بھی کر دی. آپ نے کس حیثیت سے پیشکش کر دی ہے؟ اس کا عمران خان صاحب کو، محمد خان صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت یہ صوبے کے ترجمان ہے یا یہ کسی اور کے بہاف پر بات کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فنڈز کی فراہمی کا جو ایشو ہے اس کو آپ صوبائی حکومت کے بجٹ سے الگ نہیں دیکھ سکتے، اور ابھی تک اس حوالے سے ابہام موجود ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے الگ پیسے دینے ہیں یا جو مجموعی بجٹ ہے صوبے کا اس میں سے دینے ہیں. صوبے پر قرضہ چڑھ گیا ہے. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو یا فواد چودھری صاحب کو یا عمران خان صاحب کو بہت فکر ہے ضم شدہ اضلاع کی تو اس کے لیے قرضہ بھی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرضہ تقریباً 700 ارب تک پہنچ گیا ہے. اس تمام تر صورتحال میں جس بات کا ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور چند اور جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کی درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے اس سے ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کتنی واقف ہے. اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی افغانستان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہی ہے. جو پارٹیاں حکومت میں موجود ہے وفاقی حکومت میں ان میں اے این پی اور پیپل پارٹی جیسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اگر اس میں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون بھی ہے جن کی ہمدردیاں ہمیشہ سے دوسری جانب رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی اور افغان طالبان کے حوالے سے بھی. اس پر بھی ابہام دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مشاورت اس پر بھی ہونی چاہیے، ایک ڈبیٹ اس پر بھی ہونی چاہیے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور آیا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ صوبائی حکومت بدامنی یا دہشت گردی کے واقعات یا کراس بارڈر ٹیررزم کے معاملات سے الگ تلگ ہے، لا تعلق ہے، یا ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اگر نہیں لیا جا رہا تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کی وضاحت کریں. بہت شکریہ.